तो चलिए बच्चों, अपन कंटिन्यू करते हैं, स्टार्ट करते हैं। आज पढ़ते हैं अपन व्हीटस्टोन ब्रिज। ये व्हीटस्टोन ब्रिज जो होता है, इसकी हेल्प से हम इसकी हेल्प से अपन जो है सर्किट में यदि कोई अननोन रेजिस्टेंस है उसकी वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। तो इसके लिए ये जो व्हीटस्टोन ब्रिज है ये एक्चुअली में इस तरीके से होता है। एक रेजिस्टेंस होता है, यहां पर एक रेजिस्टेंस होता है, ये एक रेजिस्टेंस होता है बच्चों, और एक यहां रेजिस्टेंस होता है। ये चार रेजिस्टेंस होते हैं और इस तरीके से कनेक्ट रहते हैं। यहां बीच में यहां पर गैलोमीटर होता है, इसको गैल्वेनोमीटर बोलते हैं, और ये प्लग की। यहां पर सेल या बैटरी कनेक्ट रहती है, यहां पर प्लग की रहती है, ये सर्किट रहता है। तो बच्चों ये व्हीटस्टोन ब्रिज है, इसकी हेल्प से अपन अननोन रेजिस्टेंस की वैल्यू फाइंड करते हैं। सर्किट ऐसा होता है। अब यहां पर बच्चों ये जो कहलाता है ये ए बी सी और ये डी। तो इसमें ये जो ए बी दिख रहा है आपको, ए बी, इसको ए बी एंड बी सी, इनको बोलते हैं हम लोग रेशो आर्म। रेशो आर्म। अभी आप देखोगे तो अपन फाइनल इसमें फॉर्मूला जब ड्राइव होगा तो वो आएगा P बाय Q इज इक्वल टू R बाय S। सर S इज इक्वल टू हो जाएगा R इंटू Q बाय P, ऐसा जाएगा रिलेशन, क्रॉस मल्टीप्लाइज। यहाँ पर P ये रेजिस्टेंस की वैल्यू है, Q इस रेजिस्टेंस की वैल्यू है, R ये और S ये। यहाँ पर ये जो S है ये हमको फाइंड करना होता है, मतलब S जो है वो अननोन रेजिस्टेंस है, राइट, और R जो है वो नोन रेजिस्टेंस होता है, और ये रेशियो हमको पता होता है Q बाई P। फाइनल फॉर्मूला जब डिराइव होगा तो ये आएगा S इज इक्वल टू R इंटू Q बाई P, और S फाइंड होने के लिए हमको क्या जरूरत है, क्या नोन होना चाहिए, R, और साथ में ये रेशियो Q बाई P। तो इसलिए ये जो ए बी और बी सी है इनको अपन बोलते हैं रेशियो आर्म, और ये जो ए डी है इसको हम लोग बोलते हैं नोन आर्म, नोन आर्म, और ये जो डी सी है इसको बोलते हैं हम लोग अननोन आर्म। यही हमको फाइंड करनी होती है, इसलिए बोलते हैं इसको अननोन आर्म। और ये जो आपको दिख रहा है बी डी और AC, BD एंड AC, इनको बोलते हैं हम लोग कॉन्जुगेट आर्म्स। कॉन्जुगेट आर्म्स, क्योंकि यदि आप ये बैटरी उठाकर यहां लगा दो और गैलोमीटर को यहां लगा दो, इससे सर्किट के ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ता है। ये की यहाँ भी की है, ये भी की है, बस ये अपन इसको बैटरी की बोल देते हैं, इसको गैलोमीटर की। तो की मतलब स्विच, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, ये भी स्विच है, ये भी स्विच है। इसको प्रेस कर दोगे तो सर्किट ऑन हो जाएगा, ऊपर उठा दोगे तो ऑफ हो जाएगा। तो ये प्लग की है, बस फर्क यही है गैलोमीटर और बैटरी का। यदि इनको आप इंटरचेंज कर देंगे तो उससे सर्किट के ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ता है, इसलिए उसको बोलते हैं कॉन्जुगेट आर्म्स। अब जब मैंने ये पूरा सर्किट आपको शो किया है तो अब आपके दिमाग में आ रहा होगा सर ये गैलोमीटर क्या है। तो बच्चों कुछ नहीं, एक सिंपल सा डिवाइस है, इस तरीके से होता है। यहां पर ऐसे स्क्रू लगे रहते हैं अंदर, और यहीं पर अंदर रेजिस्टेंस लगा रहता है।
इस कॉइल का जो रेजिस्टेंस, कॉइल कहते हैं इसको अपन, और इस कॉइल में मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होती है। तो इस कॉइल और यहाँ पर इंडिकेटर होता है, तो जो मैग्नेटिक फील्ड अपन कनेक्ट करते तो ऐसा कनेक्ट कर देते। तो जब इस गैल्वेनोमीटर से करंट फ्लो करता है, मान लीजिए ऐसा जा रहा है, तो यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड डेवलप होती है, उसकी वजह से इंडिकेटर ऐसे बताता है। ऐसा इंडिकेटर का मतलब है कि जो करंट है वो इस डायरेक्शन में, और यदि ऐसा इंडिकेटर शो कर रहा है, इसका मतलब सर्किट में करंट ऐसा फ्लो कर रहा है इस डायरेक्शन में। तो करंट किस डायरेक्शन में फ्लो हो रहा है या करंट की जो प्रेजेंस है वो गैल्वेनोमीटर बताता है। वो यहाँ कॉइल होती है और कॉइल में यहाँ क्या डेवलप होती है, मैग्नेटिक फील्ड, जिसके कारण ये इंडिकेटर इंडिकेट करता है। बिल्कुल वैसे ही जैसे आप लोग के व्हीकल्स में स्पीडोमीटर होता है ना, इंडिकेटर लगा रहता है, चलता है तो उससे पता चलता है ये गाड़ी क्या स्पीड है, 40 है या 50 है 60, वैसे ये इंडिकेटर है। इसके इंडिकेट करने से हमको समझ में आता है कि सर्किट में करंट है या नहीं। जब सर्किट में करंट नहीं होगा तो ये टोटल इसका डिफ्लेक्शन जो होगा यहाँ पर 0 होगा, ये 0 होता है। यदि राइट साइड गया, ऐसा गया, तो उसका मतलब सर्किट में करंट ऐसा फ्लो कर रहा है। लेफ्ट साइड गया तो इसका मतलब है कि सर्किट में करंट जो है वो ऐसा फ्लो कर रहा है। मतलब कुल मिलाकर ये जो गैल्वेनोमीटर है, इसकी हेल्प से अपन को सर्किट में करंट है, करंट की प्रेजेंस बताता है। और इसकी कॉइल का जो रेजिस्टेंस, उसी को अपन फिलहाल क्या बोल रहे हैं, जी। तो बच्चों यहां पर यह गैल्वेनोमीटर कनेक्ट है और यहां पर बैटरी है। इनको अपन, इस बैटरी को अपन चाहें तो यहां लगा सकते हैं, गैल्वेनोमीटर को यहां लगा सकते हैं, इससे इस सर्किट के ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ेगा, इसलिए उसको बोलते हैं कॉन्जुगेट आर्म। तो इसलिए आपको याद रखना बहुत आराम से, बिल्कुल क्लियर है आपको, क्योंकि जब आप एग्जाम में यदि वीटी स्टोन में जाएगा, क्योंकि काफ़ी इंपॉर्टेंट है ये, तो जब इसकी थ्योरी लिखते हो तो उस थ्योरी में आपको ये सब मेंशन करना पड़ेगा। एज शोन इन डायग्राम, AB and BC are called ratio arm, AD is called known arm and DC is called unknown arm, and BD and AC are called conjugate arms। ये आपको बताना पड़ेगा। अब बच्चों ये किस तरीके से वर्क करता है, तो इसके लिए सबसे पहले आपको करंट का डिस्ट्रीब्यूशन करना पड़ेगा। कभी भी अपन क्वेश्चंस करते हैं सर्किट के, तो पहला काम होता है करंट का डिस्ट्रीब्यूशन। तो कभी भी इलेक्ट्रिक सर्किट में सॉल्व करने के लिए पहला काम होता है करंट का डिस्ट्रीब्यूशन। जैसे आप लोग याद करो, जब मैंने यहां पर किरचॉफ्स लॉ आपको एक्सप्लेन किया था प्रीवियस वीडियो में, तो पहला था करंट का डिस्ट्रीब्यूशन। मैंने बोला था मान लीजिए सेल E1 से कितना करंट I1, सेल E2 से कितना करंट I2, फिर दोनों आकर यहाँ पे ले I1 प्लस I2, और फिर यहाँ से यहाँ गए I1 प्लस I2, यहाँ I1 और यहाँ I2, पूरा समझाया था। तो पहला काम अपन ने करंट का क्या किया था, डिस्ट्रीब्यूशन। सेम हमको यहाँ पर भी करना है। तो मान लीजिए इस बैटरी से, या बैटरी ना हो तो सेल भी लगा सकते हो आप, कोई प्रॉब्लम नहीं है। सेल के लिए सिंपल ऐसा रहेगा। और मान लीजिए इस सेल का EMF कितना है, E। तो अब यहां से मान लीजिए ये करंट ऐसा फ्लो कर रहा है प्लस से माइनस की तरफ, और मान लीजिए कितना है I। अब जब ये करंट यहां पर गया तो आपको क्लियर दिखाई दे रहा है, जंक्शन दिख रहा है, 3 वायर है। मैंने बोला था जंक्शन किसको बोलते हैं, जिस पॉइंट पर 3 वायर हो या उससे ज्यादा। तो अब मान लीजिए P से करंट जो जा रहा है वो कितना है, I1। तो इस R से कितना करंट जाएगा, बचा हुआ I माइनस I1। टोटल कितना करंट, इनकमिंग करंट कितना था, I, यहां चला गया I1, तो यहां जाएगा I माइनस I1। फिर बच्चों ये करंट जब यहां पहुंचा P पर, तो फिर से आप देखिए 3 वायर दिख रहे हैं, जंक्शन ही है फिर से। तो मान लीजिए गैल्वेनोमीटर कॉइल से जो करंट जा रहा है वो कितना है, IG। तो यहां से बचा हुआ करंट जाएगा I1 माइनस IG।
फिर देखिए आप यहां से कितना करंट आ रहा है, आई जी, यहां से कितना आ रहा है, आई माइनस आई वन, ये दोनों करंट, ये भी जंक्शन है, जितना करंट आ रहा है उतना ही करंट यहां से पास होगा। ऐसा कितना जाएगा, तो देखिए आप आई माइनस आई वन प्लस आई जी, ये वाला करंट प्लस ये वाला करंट, इन दोनों का समीशन, इसको और इसको ऐड कर, ये इनकमिंग करंट है तो आउटगोइंग करंट कितना ही जाएगा। अब यहां से करंट आ रहा है आई वन माइनस आई जी, यहां से आ रहा है आई माइनस आई वन प्लस आई जी, ये दोनों इस जंक्शन पर ऐड हो जाएंगे और फिर बचा हुआ करंट यहां से जाएगा। आप पूरा सॉल्व करके देखिए, ये करंट हो जाएगा आई वन माइनस आई जी प्लस आई माइनस आई वन प्लस आई जी। तो आपको क्लियर दिख रहा है, माइनस आई जी प्लस आई जी कैंसिल, आई वन कैंसिल, तो क्या बचा, आई, मतलब सेल से जितना करंट निकला था उसमें वापस सेम करंट आई पहुंच जाएगा, राइट। तो मैंने आपको बताया भी था कि सेल की ऐसी प्रॉपर्टी होती है कि सेल से जितना करंट बाहर निकलता है उसमें सेम करंट उतना ही रिटर्न पहुंचता है। तो बच्चों पहला काम हमने कर लिया करंट का डिस्ट्रीब्यूशन। अब हमको मैच लेना पड़ेगा क्लोज सर्किट। तो देखिए क्लोज सर्किट लेने के लिए एक ये ले सकते हैं हम और एक ये ले सकते हैं, एक ये क्लोज सर्किट ले सकते हैं ए बी डी ए, और एक ले सकते हैं बी सी डी बी। कोई जरूरी नहीं है कि मैंने बोला ऐसा ले लो तो ऐसी, आपकी इच्छा है, आप चाहो तो ऐसा भी ले सकते हो, ए डी बी ए, जैसा आप चाहो वैसा सर्किट सिलेक्ट कर सकते हो। लेकिन जब इक्वेशन बनाओगे तो विथ प्रॉपर साइन बनाओगे, जैसा मैंने आपको समझाया है किरचॉफ्स लॉ में। तो चलिए अभी तो फिलहाल मैंने सर्किट डिसाइड कर लिया है ऐसा एंटी क्लॉकवाइज फर्स्ट सर्किट, और उसको नेम भी दिया है ए बी डी ए बी, ऐसा दिया है, मतलब ए बी डी ए बी, ए बी डी ए, सॉरी ए बी डी ए, क्लोज हो गया यहीं पर। अब यहां पर आपको इक्वेशन बनाना है किरचॉफ्स लॉ की हेल्प लेकर। आप सबको पता है इस क्लोज सर्किट में कहीं भी आपको सेल नहीं दिखाई दे रहा। ए बी में कोई सेल है क्या, नहीं। बी डी में कोई सेल है क्या, नहीं। डी ए में भी कोई सेल नहीं है। तो जब आप किरचॉफ्स लॉ अप्लाई करते हैं तो आपको पता है कि वो होता है समीशन ऑफ ई इज इक्वल टू समीशन ऑफ आई इंटू आर। तो जब ईएमएफ नहीं है तो आप क्या लिखोगे, जीरो, राइट। अब आपको राइट साइड लिखना है समीशन ऑफ आई इंटू आर, सम ऑफ प्रोडक्ट ऑफ करंट एंड करस्पॉन्डिंग रेजिस्टेंस। तो देखो ए बी में मैच आपने कैसा लिया, ए टू बी, और देखो इसमें करंट कैसा फ्लो कर रहा है, मैच के ही डायरेक्शन में, सर्किट के ही डायरेक्शन में, इसलिए करंट और रेजिस्टेंस का प्रोडक्ट कैसा रहेगा, पॉजिटिव। मैंने समझाया था आपको। तो यहां पर जाएगा आई वन इंटू ऑफ पी। फिर आपका क्लोज सर्किट ए से बी पर गया, फिर बी से कहां जा रहा है, डी पर, बी डी डायरेक्शन में। और इसमें भी देखिए आप ये जो रेजिस्टेंस है, गैलोमीटर कॉइल का जो रेजिस्टेंस है, उससे जो करंट जा रहा है वो गिवन सर्किट के डायरेक्शन में ही है। तो इसलिए आई जी इंटू जी ये भी कैसा रहेगा, पॉजिटिव। आई जी इंटू जी ये भी पॉजिटिव रहेगा। उसके बाद आप कैसा जा रहे हैं सर्किट में, डी टू ए, और करंट का डायरेक्शन देखिए कैसा है, डिसाइडेड सर्किट के अपोजिट, डिसाइडेड मैच के अपोजिट। इसलिए अब करंट और रेजिस्टेंस का प्रोडक्ट कैसा रहेगा, नेगेटिव। तो अब ये जाएगा करंट आई माइनस आई वन और रेजिस्टेंस आर है, तो क्या लिखोगे, माइनस आई वन इंटू ऑफ आर। ऐसा आप इक्वेशन
डेवलप कर लोगे। अब आपको ये वाला क्लोज मैच लेना है, 2 वाला। कौन सा? बी सी डी बी, बी सी डी बी, ये क्लोज मैच। इसमें बच्चों सेम किरचॉफ लॉ अप्लाई करना, समेशन ऑफ ई। फिर से आपको दिख रहा है ना बीसी में सेल है, ना सीडी में है, और ना ही डीबी में, इसलिए फिर से समेशन ई की वैल्यू कितनी रहेगी? 0। चलिए यहीं लिख देता हूं, 0 इज इक्वल टू। अब मैच आपका कहां से स्टार्ट हुआ? बी से। बीसी डायरेक्शन में देखिए, सर्किट आपका बीसी डायरेक्शन में और करंट भी सेम डायरेक्शन में फ्लो कर रहा है, इसलिए करंट और रेजिस्टेंस का प्रोडक्ट कैसा रहेगा? पॉजिटिव। तो क्या लिखोगे? I1 माइनस IG इंटू ऑफ Q, पॉजिटिव रहेगा। फिर देखिए आप CD डायरेक्शन में जा रहे हैं, सर्किट मैच आपका कहां से कहां जा रहा है? C टू D, और करंट का डायरेक्शन देखिए सिलेक्टेड मैच के अपोजिट, इसलिए करंट और रेजिस्टेंस का प्रोडक्ट कैसा रहेगा? नेगेटिव। तो अब आप लिखोगे माइनस I1 प्लस IG इंटू ऑफ S, ये करंट है और ये रेजिस्टेंस है। फिर आप देखिए D2B जा रहे हैं क्लोज सर्किट में, D2B, और करंट का डायरेक्शन देखिए सिलेक्टेड मैच के अपोजिट, इसलिए IG इंटू जीबी कैसा रहेगा? नेगेटिव, माइनस IG इंटू जी। ये हो गया आपका 2, इक्वेशन नंबर 2। तो बच्चों इस तरीके से अपने किरचॉफ्स लॉ की हेल्प ली और इक्वेशन डेवलप कर लिए। लेकिन जब बच्चों व्हीटस्टोन ब्रिज की हेल्प से आप अननोन रेजिस्टेंस की वैल्यू फाइंड करते हैं, तो आप ये रेशो P और Q, मतलब ये रेजिस्टेंस का जो रेशो है, इतना मेंटेन करते हैं, ये नॉन रेजिस्टेंस की वैल्यू ऐसी सिलेक्ट करते हैं ताकि ये गैलोमीटर का डिफ्लेक्शन कितना हो? 0। इसको बोलते हैं बैलेंस पोजीशन या नल पोजीशन। जब गैलोमीटर में डिफ्लेक्शन 0 होता है तो उसको बोलते हैं बैलेंस पोजीशन और नल पोजीशन। ये तब आएगी, गैलोमीटर में डिफ्लेक्शन 0 कब होगा? जब गैलोमीटर से कोई करंट नहीं जाएगा, मतलब जब IG की वैल्यू कितनी होगी? 0, तो तब उसको बोलते हैं नल पोजीशन या बैलेंस पोजीशन। तो एट, अच्छा अब आप चिंता मत करो कि सर ये रेशियो कैसे मेंटेन करते हैं और रेजिस्टेंस, ये मैं समझाऊंगा भी। इसकी एक एप्लीकेशन है मीटर ब्रिज, जो आप लोग का प्रैक्टिकल भी होता है, वहाँ से मैं समझा दूंगा कि अपन ऐसे रेजिस्टेंस को मेंटेन करते हैं, पर इतना मेंटेन करते हैं कि यहाँ गैलोमीटर पर डिफ्लेक्शन कितना हो जाए? 0। तो उसको बोलते हैं एट बैलेंस पोजीशन, एट बैलेंस पोजीशन, या इसी को बोलते हैं बच्चों और नल पोजीशन, नल पोजीशन भी बोलते हैं। नल पोजीशन का मतलब है IG की वैल्यू 0। बैलेंस पोजीशन या नल पोजीशन तब होगी जब गैलोमीटर से कोई करंट फ्लो ना करे। अब यदि IG की वैल्यू 0 है तो आपका इक्वेशन 1 चेंज हो जाएगा। देखिए कितना आएगा? 0 इज इक्वल टू I1 इंटू P, ये IG 0 हो गया तो बात खत्म हो गई, माइनस I1 इंटू ऑफ R, ये हो जाएगा। या इसको भी अपन थोड़ा सा रीअरेंज करें तो माइनस I1 इंटू P इज इक्वल टू माइनस I1 इंटू ऑफ R, ऐसा आ जाएगा। ये माइनस माइनस कैंसिल हो जाएगा, कुल मिलाकर आपको मिला I1 इंटू P इज इक्वल टू I1 इंटू ऑफ R। ये हो गया आपका इक्वेशन नंबर 3। इस बैलेंस पोजीशन में जो इक्वेशन 2 है उसमें भी चेंज आएगा।
तो देखते हैं अपन क्या चेंज आएगा। मैं चाह रहा था बच्चों इसको कि यहीं पर पूरा समझा दूं आपको, तो ये ठीक है। और यहाँ भी इसको ठीक है। ये तो चलिए बच्चों फिर आगे चलते हैं। जैसा मैंने ये इक्वेशन बनाया है वैसे ये इक्वेशन 2 जो है उसमें भी चेंज होगा नल पोजीशन में। तो यहाँ आई जी की वैल्यू रख दीजिएगा। तो देखिए इक्वेशन 2 आ जाएगा आपका 0 इज इक्वल टू I1 इंटू ऑफ Q, क्योंकि आई जी की वैल्यू 0 हो गई है, माइनस यहाँ भी आई जी की वैल्यू 0 हो गई तो I माइनस I1 इंटू ऑफ S, क्योंकि आई जी 0 हो गया तो I माइनस I1 इंटू S, और यहाँ भी आई जी 0 है तो ये पूरा खत्म हो गया। अब आप इसको ट्रांसफर करेंगे तो जाएगा माइनस I1 इंटू क्यू इज इक्वल टू माइनस I माइनस I1 इंटू ऑफ S। ये भी कैंसिल हो गया। तो अब आपको बचा I1 इंटू क्यू इज इक्वल टू I माइनस I1 इंटू ऑफ S। ये आपको मिल रहा है इक्वेशन नंबर 4। यदि इक्वेशन 3 को मैं डिवाइड कर दूं इक्वेशन 4 से, इक्वेशन 3 डिवाइडेड बाय इक्वेशन 4, तो आपको दिख रहा है हो जाएगा I1 इंटू पी अपॉन I1 इंटू क्यू इज इक्वल टू I माइनस I1 इंटू ऑफ S, सॉरी I माइनस I1 इंटू R अपॉन I माइनस I1 इंटू S। I1 कैंसिल, ये कैंसिल। तो कुल मिलाकर जो मैंने आपको शुरू में समझाया था वही चीज आपको मिल गई है, वही चीज आपको मिल गई है। तो मैंने शुरू में आपको समझाया था P बाय क्यू इज इक्वल टू R बाय S। आपका टारगेट S को फाइंड करना, तो S इज इक्वल टू R इंटू क्यू बाय P। तो यदि हमको R की वैल्यू पता हो और ये रेशियो पता हो तो हम S फाइंड कर सकते हैं, राइट? अच्छा बच्चों, जब हमने बात की है तो इसमें कुछ कुछ चीजें आपको दिखाई दे रही है। एट नल पोजीशन, नल पोजीशन पे बात करें तो नल पोजीशन पर पहली बात आपको दिखी है गैल्वेनोमीटर से करंट कितना जाना चाहिए, 0। ये पहली बात आपको दिखी है। दूसरा, आप जरा सोचिए कि यदि गैल्वेनोमीटर से करंट नहीं जा रहा है, करंट तो हमेशा फ्लो करता है, कहां से कहां, हाई पोटेंशियल टू लो पोटेंशियल, और ये फ्लो तब तक होता है जब तक दोनों पॉइंट्स के दोनों कंडक्टर्स जिनको आपने कनेक्ट किया है उनके पोटेंशियल सेम होना हो जाएगा। जब सेम हो जाएंगे तो करंट फ्लो होना बंद हो जाएगा। इसका मतलब है यदि करंट फ्लो नहीं कर रहा है
तो बी पॉइंट और डी पॉइंट का पोटेंशियल क्या हो गया, सेम। इसका मतलब ये हो गया कि जो पोटेंशियल दोनों के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस, इसका मतलब कितना हो गया, 0। इसका मतलब जो पोटेंशियल बी पॉइंट का होगा वही पोटेंशियल किसका होगा, डी पॉइंट का, है ना। अच्छा एक और बात, जब आप यहां से करंट फ्लो ही नहीं हो रहा है तो फिर ये गैलोमीटर निकाल कर आप अलग भी कर दो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। और यदि आपका ये ब्रांच ना हो तो आपको क्लियर दिख रहा है, ये जो ए बी और बी सी ब्रांच है वो कैसी हो जाएगी, सीरीज। और ये जो ब्रांच जो नीचे दिख रही वो भी क्या जाएगी, सीरीज। और इन दोनों ब्रांच आपस में कैसी हैं, पैरेलल। तो यदि हम ऊपर का रेजिस्टेंस निकाल लें, नीचे का रेजिस्टेंस निकाल लें और फिर उनको सॉल्व कर ले तो इस सर्किट का क्या निकल आएगा, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस। तो मुझे बताओ ऊपर वाली जो रो है ए बी और बी सी, इसका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कितना हो जाएगा, P प्लस क्यू। नीचे का रेजिस्टेंस कितना हो जाएगा, R प्लस एस। और चूंकि ये पैरेलल में है तो इसलिए इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कितना होगा, R इक्विवेलेंट। तो आप तो यही बोलेंगे R1 प्लस R2 अपॉन R1 प्लस R2। मैंने समझाया है, दो रेजिस्टेंस यदि आपस में पैरेलल में हो तो उनका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कितना होता है, R1 इंटू R2 अपॉन R1 प्लस R2। और R1 कितना बोला अपन ने, P प्लस क्यू। R2 कितना बोला, R प्लस एस। तो R1 इंटू R2 अपॉन R1 प्लस R2 मतलब P प्लस क्यू प्लस R प्लस एस। तो इस तरीके से अपन जो व्हीटस्टोन ब्रिज है उसका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस भी फाइंड कर सकते हैं, जो कि जनरली अपन को क्वेश्चंस में आता है। पर ज्यादातर क्वेश्चन में आपको देखने मिलेगा ये सबकी वैल्यू इक्वल लिखी रहती है, 4 ओम 4 ओम 4 ओम 4 ओम। अब आपसे पूछा जाए इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कितना होगा, आप सॉल्व करके देख लीजिए। जब इक्वल रेजिस्टेंस होते हैं तो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस भी सेम आएगा, 4 ओम। अभी आप 4 ओम ना लेकर P ले लीजिए, सबका रेजिस्टेंस कितना, P, और यहां पर सब्स्टिट्यूट कर दीजिए। तो इफ P इज इक्वल टू Q इज इक्वल टू R इज इक्वल टू S, तो फिर R इक्विवेलेंट कितना आएगा, P प्लस Q, तो P प्लस P हो जाएगा मतलब 2P। यहां भी P प्लस P 2P, ये टोटल कितना हो जाएगा, 4P स्क्वायर। और नीचे कितना होगा, P प्लस P प्लस P प्लस P 4P। तो आपको क्लियर है, 4 4 कैंसिल और एक P कैंसिल, तो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कितना आएगा, P। तो यदि इक्वल वैल्यू के रेजिस्टर्स हों और यदि वो इस तरीके से कनेक्ट हैं किरचॉफ्स व्हीटस्टोन ब्रिज के सर्किट में, और यहाँ पर यदि B और D पॉइंट इक्वल पोटेंशियल पर हो, यहाँ से करंट फ्लो ना कर रहा हो, तो सर्किट का इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कितना होता है, सेम P, राइट। अच्छा बच्चों, इसमें एक बात अभी और भी है, लेकिन अभी मैं उसको समझाने की पोजीशन में नहीं हूँ। लेकिन जब मैं आपको मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट पढ़ाऊंगा, सॉरी सेल्फ इंडक्शन, उस वक्त मैं आपको समझाऊंगा कि व्हीटस्टोन ब्रिज के सर्किट में हमेशा पहले बैटरी की को प्रेस किया जाता है और बाद में गैल्वेनोमीटर की को। पर अभी आप लोग क्या करो, इस पॉइंट को याद रखो, क्योंकि जब आप इसकी जो एप्लीकेशन है मीटर ब्रिज, उसका प्रैक्टिकल होता है, उसकी जब थ्योरी लिखते तो आपका ये व्हीटस्टोन ब्रिज का ही आपको थ्योरी लिखनी पड़ती है। तो वाइवा में एक्सटर्नल आपसे क्वेश्चन कर लेते हैं, या आपको प्रैक्टिकल कर रहे हैं तो बोलते करके दिखाओ। तो उस वक्त जब आप करके देखते हो करते हैं और आपके प्रैक्टिकल करने के तरीकों को देख के वो समझ जाते हैं कि आपके थ्योरी कॉन्सेप्ट कितने स्ट्रांग हैं। यदि आपने पहले गैल्वेनोमीटर की को प्रेस कर दिया और बाद में बैटरी की या सेल को की को कनेक्ट किया, तो वो समझ जाएंगे कि आपके कॉन्सेप्ट्स क्लियर नहीं है। हमेशा पहले प्रेस करना है अपन को बैटरी की को और बाद में प्रेस करना है गैल्वेनोमीटर की को। अभी फिलहाल इतना याद रखो। क्यों ऐसा करते हैं, उसका रीज़न सेल्फ इंडक्शन पर बेस्ड है। तो जब मैं आपको इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन पढ़ाऊंगा, सेल्फ इंडक्शन,
उस वक्त मैं आपको बताऊंगा कि देखो इसकी एप्लीकेशन, उस वक्त मैंने आपको ये समझाया था। तो हमेशा इसमें कौन सी की को प्रेस पहले करते हैं, बैटरी की को, इसीलिए मैंने इसको क्या लिखा, K1। K1 का मतलब फर्स्ट इसको प्रेस करो और बाद में गैलोनेट की को, राइट। तो बच्चों ये है व्हीटस्टोन ब्रिज। तो बच्चों नेक्स्ट अपना टॉपिक है पावर इन सर्किट। यदि मान लीजिए कोई रेजिस्टेंस है, बल्ब है, मान लीजिए बल्ब के अंदर ये फिलामेंट है, अब इसमें से यदि करंट जाएगा तो आपको पता है यहाँ पर इसका रेजिस्टेंस होगा R, और डेफिनेटली करंट जा रहा है मतलब ये हाई पोटेंशियल पर, ये लो पोटेंशियल पर, मतलब दोनों के बीच में क्या डेवलप हो गया, पोटेंशियल डिफरेंस, तभी तो करंट फ्लो करेगा। और जब करंट फ्लो करेगा तो रेजिस्टेंस ऑब्स्ट्रक्ट करेगा, उसी की वजह से हीट जो है वो प्रोड्यूस होती है। कितनी हीट प्रोड्यूस होती है आप कैलकुलेट कर सकते हैं, क्योंकि आपको क्लियर है यहाँ पर V इज इक्वल टू होता है I इंटू R, ये एक बात। लेकिन यदि आप V इज इक्वल टू देखें तो W बाई क्यू भी बोला है आपने पोटेंशियल डिफरेंस के डेफिनेशन से। तो यहाँ W मतलब वर्क और वर्क मतलब एनर्जी, मतलब यही तो वर्क एक्चुअली में हीट एनर्जी में कन्वर्ट होता है। तो इसलिए W इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, Q इंटू वी, और यही वर्क एक्चुअली में हीट पे प्रोड्यूस होता है तो H इज इक्वल टू Q इंटू वी। लेकिन आपको पता है I इज इक्वल टू क्या होता है, Q बाई टी, तो Q इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, I इंटू टी। तो यहाँ पर आप Q की वैल्यू रख सकते हैं I इंटू टी इंटू ऑफ वी। लेकिन बच्चों थोड़ा सा इसको अपन जब याद करते हैं, मुझे भी जो याद है एक्चुअली में वो एक्चुअली में H इज इक्वल टू वी आई टी, इस फॉर्म में याद है। ये I इंटू टी इंटू वी थोड़ा सीक्वेंस नहीं बैठ रहा है, इसमें सीक्वेंस ऐसे ही याद होता है बच्चों को भी। तो ये हीट का एक फॉर्मूला है, लेकिन ये एक फॉर्मूला है बच्चों, इसको आप डिफरेंट फॉर्म में कर सकते हैं, क्योंकि V इज इक्वल टू आपको पता है I इंटू आर, यदि सब्स्टिट्यूट कर दोगे तो H इज इक्वल टू I इंटू आर इंटू आई इंटू टी, तो H का दूसरा फॉर्म हो जाएगा I स्क्वायर इंटू आर इंटू टी, है ना। फिर तीसरा H इज इक्वल टू आपने बोला वी आई टी, अब V इज इक्वल टू I इंटू आर बोल रहे हो आप, तो V बाय आर इज इक्वल टू I, तो H इज इक्वल टू V इंटू वी बाय आर इंटू टी, तो H इज इक्वल टू वी स्क्वायर बाय आर इंटू टी, राइट। तो होता ये है कि यहां पर जो आपको फॉर्मूले मिल रहे हैं, H के जो फॉर्मूले मिल रहे हैं वो ये फॉर्मूले मिले हैं, H इज इक्वल टू वी आई टी या फिर I स्क्वायर आर इंटू टी या फिर V स्क्वायर बाय आर इंटू टी। ये फॉर्मूले मिले। अच्छा, जैसे अपन बात करते हैं ना बच्चों पावर के लिए, तो पावर का आपको पता है पावर P, पावर को अपन P से डिनोट करते हैं, P पावर P से डिनोट करते हैं। और सबको पावर की डेफिनेशन पता है, रेट ऑफ डूइंग वर्क इज कॉल्ड पावर, W बाई टी या फिर H बाई टी, H बाई टी। अब H के चूंकि तीन फॉर्म है तो पावर के भी तीन फॉर्म होंगे, P इज इक्वल टू। अच्छा एक बात ध्यान रखो बच्चों, ये जो फॉर्मूले लिखे हैं समझा, V की वैल्यू आप वोल्ट्स में रखोगे, करंट की वैल्यू एम्पियर में रखोगे, टाइम की वैल्यू सेकंड में, या R की वैल्यू ओम्स में, सब ऐसा ही सिस्टम है। तो फिर H की वैल्यू जो आएगी वो भी ऐसा ही सिस्टम है, और ऐसा ही सिस्टम में हीट की यूनिट क्या होगी, जूल। तो ये जितना भी आएगा सब जूल्स में आएगा। अब मैं क्यों बोल रहा हूँ, इससे मतलब आपको समझ में आएगा।
पावर, एच के 3 फॉर्मूले हैं तो आपके पावर के भी 3 फॉर्मूले जाएंगे, वी आई टी अपॉन टी, तो टी टी कैंसिल, वी आई टी अपॉन टी, या फिर यहां पर रखते हैं तो आई स्क्वायर इंटू आर टी अपॉन टी, या फिर ये वाला रखते हैं तो वी स्क्वायर बाय आर इंटू टी अपॉन टी, टी टी कैंसिल, टी कैंसिल, टी, तो पावर के फॉर्मूले हो गए वी इंटू आई, या फिर आई स्क्वायर आर, या फिर वी स्क्वायर बाय आर। और इसकी जो यूनिट आएगी वो आएगी जूल पर सेकेंड। इसी को बच्चों अपन वॉट भी बोलते हैं, वॉट, 1 जूल पर सेकेंड इज इक्वल टू 1 वॉट। ये जो कुछ भी मैंने बात की है जूल से, मान लीजिए सपोज क्या होता है, 1 कैलोरी इज इक्वल टू होता है 4.2 जूल्स, तो 1 अपॉन 4.2 कैलोरी इज इक्वल टू 1 जूल। ये 4.2 जो है इसको बोलते हैं मैकेनिकल इक्विवेलेंट ऑफ हीट, इसका नोटेशन होता है जे से डिनोट करते हैं। चलिए छोड़िए उसको। तो अब जैसे यहाँ पर जूल्स था, हीट यदि कैलोरी में बताना है तो अभी फिलहाल यदि आप वी आई टी रखेंगे, वी की वैल्यू वोल्ट्स में, आई की वैल्यू करंट की वैल्यू एम्पियर में और टी की वैल्यू सेकंड में, तो आंसर किस में आएगा, जूल में आएगा। लेकिन कैलोरी में बताना है तो आपको क्या करना पड़ेगा, इंटू 1 अपॉन 4.2, या इसी को डिवाइड करना पड़ेगा 4.2 से, तो ये आंसर किस में आ गया, कैलोरी में आ गया। या फिर यदि नेक्स्ट वाला बोलोगे तो उसमें भी ऐसे ही करना पड़ेगा, आई स्क्वायर इंटू आर इंटू टी अपॉन 4.2, अब आंसर किस में आएगा, कैलोरी में। या फिर वी स्क्वायर इंटू टी अपॉन 4.2 आर, ये भी आंसर किस में आएगा, कैलोरी। तो कैलोरी में करने के लिए आपको 4.2 से डिवाइड करना पड़ेगा। अब बच्चों मैं आपसे सिंपल क्वेश्चन कर रहा हूँ, आप लोग मार्केट में बल्ब यदि परचेज करने जाते हैं, अब तो हालांकि बल्ब चेंज हो गए, पर जनरली आपने देखा होगा जो पहले ट्रांसपेरेंट ग्लास वाले बल्ब आते थे उसके अंदर फिलामेंट लगा रहता था और सेम साइज़ के दिखते थे सब, देख के आप नहीं समझ सकते थे कौन सा 40 वाट है, कौन सा 60 वाट है, कौन सा 25। वो तो जब आप उसको लगाते थे, रोशनी जो मिलती थी उसके बेसिस पर आपको पता समझ में आता था कि अच्छा ये ज़्यादा रोशनी दे रहा है, ये लगता है 100 वाट है, ये कम रोशनी दे रहा है 60 वाट है, ये कम रोशनी दे रहा है 40 वाट, और ये बहुत ही कम दे रहा है मतलब 25 वाट। तो अब मेरा क्वेश्चन ये है कि यदि 100 वाट का बल्ब है तो उसके अंदर जो रेजिस्टेंस डला हुआ है वो कैसा रहता है 25 वाट के बल्ब के कंपेयर में, बहुत ज़्यादा या कम। तो मुझे मालूम है आप अभी आंसर नहीं दे पाएंगे, पर आप थोड़ा सा सोचे तो जरूर दे सकते हैं, क्योंकि पावर का मैंने आपको रिलेशन बताया है और आपको पता है जितने बल्ब बनते हैं सब किस कॉम्बिनेशन को ध्यान में देख के बनते हैं, पैरेलल। पैरेलल कॉम्बिनेशन में कौन सी चीज़ कांस्टेंट रहती है, वोल्टेज, तो ये रिलेशन सबसे बढ़िया रहेगा। इसके बेसिस पर आप तुरंत सोच लोगे कि यदि मान लीजिए P इज इक्वल टू अपन बोल रहे हैं वी स्क्वायर बाय आर, और सारे बल्ब जो हैं उसके लिए चूंकि V की वैल्यू कांस्टेंट है, वोल्टेज सेम मिलेगा, इसका मतलब P इज इक्वल टू 1 बाय आर, P इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1 बाय आर, इसका मतलब R इट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू P। मतलब जिस बल्ब का पावर सबसे ज़्यादा होगा उसका रेजिस्टेंस सबसे कम होगा। तो आपको मालूम है जब आप 100 वाट बोल रहे हो तो उस बल्ब का पावर सबसे ज़्यादा हो गया, इससे कम पावर आप किसका बोल रहे हो 60 वाट, इससे कम पावर किसका बोल रहे हो आप 40 वाट, इससे कम पावर किसका बोल रहे हो 25 वाट। जिस बल्ब का पावर, भाई वॉट में बोल रहे हैं मतलब व्हाट इज वॉट, यूनिट ऑफ पावर, तो जिसका पावर सबसे ज़्यादा होगा उसमें रेजिस्टेंस सबसे कम होगा। तो जो 100 वाट का बल्ब है उसके अंदर जो रेजिस्टेंस वायर लगा रहता है, जो फिलामेंट रहता है उसका रेजिस्टेंस सबसे कम होता है। उससे ज़्यादा रेजिस्टेंस किसका रहता है 60 वाट,
उससे ज़्यादा रेजिस्टेंस किसका रहता है 40 वॉट, और उससे ज़्यादा रेजिस्टेंस कितना होता है 25 वॉट। तो ये रेजिस्टेंस की वैल्यू अंदर चेंज करके डिफरेंट वॉट के बल्ब्स बनाए जाते हैं। तो आपको ये पता होना चाहिए। लेकिन ये सारी बात तो मैंने पैरेलल कॉम्बिनेशन में की है, ये सब मैंने बात की है पैरेलल कॉम्बिनेशन में, ये सब बात बच्चों मैंने की है पैरेलल कॉम्बिनेशन में। किसमें की है मैंने? पैरेलल कॉम्बिनेशन में। इन पैरेलल कॉम्बिनेशन। अब मेरा आपसे क्वेश्चन ये है कि ये बल्ब खरीद के तो ले आए आप, लेकिन लगा आप सीरीज में रहे हो, मतलब आपने क्या किया, जो बल्ब है उसमें आपको मालूम है 2 वायर है, इस वायर को लेके अगला जो बल्ब है उसके इस वायर से कनेक्ट कर दिया, फिर नेक्स्ट जो बल्ब है उसको ऐसा कनेक्ट कर दिया, और इसको इससे कनेक्ट कर दिया, और इसको ले जाकर यहाँ पर ये सॉकेट में आपने डाल दिया। एक 100 वॉट है, एक 60 वॉट है, 40 वॉट है, 25। मुझे बता सकते हो अब इन बल्ब में सबसे ज़्यादा तेज कौन सा बल्ब ग्लो करेगा? स्वाभाविक है वो बल्ब सबसे ज़्यादा ग्लो करेगा जिसमें सबसे ज़्यादा हीट प्रोड्यूस होगी। और आपको मालूम है सीरीज है, सीरीज कॉम्बिनेशन में मैंने आपको समझाया है क्या सेम होता है, करंट, और हीट का फॉर्मूला क्या है आपका H = I² RT, और सब में करंट कैसा पहुंच रहा है सेम टाइम में। इसका मतलब है H इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू R। जिसका सबसे ज़्यादा रेजिस्टेंस होगा उसमें सबसे ज़्यादा हीट प्रोड्यूस होगी और वही सबसे ज़्यादा ग्लो करेगा। और आपको यहाँ पर दिख रहा है ये तो बल्ब पैरेलल को ध्यान में देके फैक्ट्री से बन के आ जाते हैं। फैक्ट्री में जब बनाए जाते हैं तो वो पैरेलल कॉम्बिनेशन को देख के ही बनाते हैं, क्योंकि उनको ज़्यादा से ज़्यादा सेल करनी है और उनको मालूम है सबके घर में जो कनेक्शन है वो पैरेलल कॉम्बिनेशन में, तो उसको देख कर उन्होंने बना दिए। वो तो आपका दिमाग अलग से चल रहा है कि हमको घर में एक सीरीज लगानी है डिफरेंट बल्ब्स की। भाई वो दुकानदार ने तो, वो फैक्ट्री वाले ने थोड़ी सोचा था कि हमको सीरीज के लिए सोचेगा तो 4 बल्ब थोड़ी बेचना उसको। भाई ऐसा 2-4 लोग के दिमाग में आएगा। ज़्यादातर लोग तो क्या है सीधे सीधे जाकर बल्ब को यूज़ करेंगे। ये तो आप अपना एक्सपेरिमेंट कर रहे हो, आपने सीरीज में कनेक्ट कर दिया। तो स्वाभाविक है वो फैक्ट्री वाले ने तो पैरेलल में ध्यान में देके बना दिए। तो सबसे ज़्यादा रेजिस्टेंस उसमें किसमें डाला था 25 वॉट। तो स्वाभाविक है जिसका रेजिस्टेंस सबसे ज़्यादा होगा उसमें ज़्यादा हीट प्रोड्यूस होगी और वो सबसे ज़्यादा ग्लो करेगा। तो इसका मतलब ये है चूँकि 25 वॉट इसका रेजिस्टेंस सबसे ज़्यादा है, इससे कम रेजिस्टेंस किसका है 40 वॉट, इससे कम रेजिस्टेंस किसका है 60, और सबसे कम रेजिस्टेंस किसका है 100 वॉट। जब इनको आप सीरीज में कनेक्ट कर देंगे इन सीरीज, तो बच्चों जो हीट है वो भी सबसे ज़्यादा किस में प्रोड्यूस होगी 25 वॉट वाले में, उससे कम हीट किस में प्रोड्यूस होगी 40 वॉट, उससे कम हीट किस में प्रोड्यूस होगी 60 वॉट, और उससे भी कम हीट किस में प्रोड्यूस होगी 100 वॉट। तो उल्टा हो जाएगा, जो बल्ब आपने खरीद के लाए थे और उसको उनको सबको सीरीज में कनेक्ट कर दिया, तो जो 100 वॉट वाला है वो सबसे डिम जलेगा और सबसे तेज कौन सा जलेगा 25 वॉट। क्लियर? तो ये सब क्वेश्चंस भी बनते हैं, कॉम्पिटिटिव एग्जाम में भी बनते हैं। तो आप लोग कॉन्सेप्ट से यदि क्लियर है तो आप कुछ भी सोच सकते हैं, राइट?